अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 160 था, लेकिन इस आतंकवादी अनबॉम्बर का आईक्यू 167 था। इस आईक्यू लेवल को जीनियस लेवल माना जाता है। अमेरिका को लगभग 17 सालों तक बम धमाकों से परेशान करने वाला आतंकवादी था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ का प्रोफेसर बनने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। एक ऐसा आतंकी जिसे पकड़ने में FBI को 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन ऐसी प्रतिभा का धनी बॉम्बर आतंकी बना कैसे? शातिर अपराधी और अमेरिका को सालों से दहशत में रखने वाला अपराधी कजिंस्की ने दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई की थी। महज 16 साल की ही उम्र में उसे हार्वर्ड से स्कॉलरशिप हासिल हो गया था। गणित में उसका दिमाग काफी तेज चलता था। एक तेज तर्रार दिमाग वाला साधारण सा शख्स कजिंस्की किन कारणों से अपराध की दुनिया में शामिल हुआ, यह सवाल अब तक बना हुआ है। उसकी खासियत थी कि वो जंगलों में रहकर बम बनाता था और बिना किसी की मदद के हमलों को अंजाम देता था। एक ऐसा आतंकी जिसे पकड़ने में FBI को 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन ऐसी प्रतिभा का धनी टेड आतंकी बना कैसे? टेड कजिंस्की की पैदाइश साल 1942 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी। जबरदस्त प्रतिभा का धनी टेड एक सर्टिफाइड जीनियस था। IQ टेस्ट में उसका स्कोर 167 था। 130 के IQ पर आप मेधावी हो सकते हैं, लेकिन 107 तक पहुंचते ही आप आइंस्टीन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। यानी बुद्धि के मामले में कजिंस्की आइंस्टीन के स्तर पर था, शायद उससे भी आगे। मात्र 16 साल की उम्र में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। यहां से बैचलर्स करने के बाद उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां गणित में मास्टर्स और PhD हासिल की। हर परीक्षा में वो टॉप करता था, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय वो दुखी था, ये सोचकर कि मिशिगन में परीक्षाएं उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बहुत आसान थी। इस दौरान उसने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसे उसके एडवाइजर के अनुसार पूरे अमेरिका में महज 10 या 12 लोग समझ सकते थे। PhD पूरी करने के बाद कजिंस्की कैलिफोर्निया गया। यहां उसे बर्कले यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। तब उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसका करियर एकदम ठीक दिशा में जा रहा था कि एक रोज अचानक उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उसने मोंटेना राज्य के लिंकन शहर के एक सुदूर वीराने में झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। ये जगह इतनी रिमोट थी कि यहां बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। उसने ऐसा क्यों किया, ये उसके परिवार की समझ से परे था। कजिंस्की हमेशा से शांत स्वभाव था और लोगों से कटा-कटा रहता था। लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह थी, ये उसने किसी को नहीं बताया। यहां से ये कहानी एक मोड़ लेती है और उसके लिए हमें चलना होगा 25 मई 1968 की तारीख पर। बकले क्रिस्ट इलिनॉय राज्य की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मटीरियल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर थे। एक रोज पोस्टल विभाग का एक शख्स उनके पास एक पैकेज लेकर आया। पैकेज किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि पोस्टल अधिकारी के अनुसार वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में यूं ही रखा हुआ पाया गया था। उस पर रिटर्न एड्रेस की जगह क्रिस्ट का पता लिखा हुआ था। क्रिस्ट को शक हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं भेजा था, इसलिए उन्होंने सीधे पुलिस को इत्तिला कर दी। पुलिस के एक ऑफिसर ने जैसे ही पैकेज खोला, उसमें एक धमाका हो गया। किस्मत से ऑफिसर को ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि पैकेज के अंदर रखा बम ज्यादा उन्नत तकनीक का नहीं था। इसके ठीक 1 साल बाद यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पैकेज में एक और बम भेजा गया। इस बार विस्फोट में एक छात्र को चोट आई। इसके अगले साल एक ऐसी घटना हुई जिसने FBI को इस केस में दखल देने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी। बीच फ्लाइट में अचानक बैगेज एरिया से धुआं निकलने लगा। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पता चला कि प्लेन में बम रखा था जो गड्ढबड्ढी के चलते फूटा नहीं। अगर फूटा होता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसके कुछ रोज बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड को एक पैकेज में बम मिला जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। FBI ने इन सारे केसों को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शुरुआत में उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। बमों को बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था जो कूड़े में मिल जाती थी। कई बार बमों के साथ कुछ नोट मिलते, लेकिन उनकी छानबीन से भी यही पता चलता था कि घटनाओं को अंजाम देने वाला शख्स उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साल 1985 तक और भी कई बम भेजे गए।
अधिकतर मामलों में लोगों को चोट आई थी, लेकिन एक मामले में एक कंप्यूटर स्टोर वाला मारा गया था। 1997 में एफबीआई के हाथ पहला सुराग लगा। बम रखते हुए एक शख्स की फोटो सीसीटीवी पर कैद हो गई थी। इसकी मदद से एफबीआई ने एक स्केच बनवाकर हर तरफ फैलाया, लेकिन चूंकि उस रोज हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था, उसकी पहचान होना मुश्किल था। 1987 से 1993 तक बमों का सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर उनकी शुरुआत हुई और इस बार बम हमले के बाद अखबारों को कुछ खत भी भेजे गए। 1974 में एक वकील को पैकेज में बम मिला और उसकी मौत हो गई। हमलावर ने खत लिखकर कहा कि वो वकील एक्सॉन नाम की तेल कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उस पर हमला हुआ। 1995 में लखदिड्डी उद्योग के एक मालिक को बम मिला और उसकी भी मौत हो गई। बम हमलों के इस सिलसिले को अब तक 17 साल हो चुके थे, लेकिन एफबीआई को अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे कौन शख्स है। एफबीआई ने इस केस को नाम दिया था यूनाबॉम्ब, यानी यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइन बॉम्बर। मीडिया ने इसी को यूनाबॉम्बर बनाकर हमलावर को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। एफबीआई ने यूनाबॉम्बर की एक प्रोफाइल भी तैयार की थी, जिसके अनुसार वो एक सिरफिरा लेकिन शातिर आदमी था। यूनिवर्सिटी से उसका कुछ न कुछ नाता जरूर था। कुछ साल इस प्रोफाइल पर काम करने के बाद इसे त्याग दिया गया। एक नई प्रोफाइल बनी जिसके अनुसार हमलावर प्लेन मैकेनिक था। इससे भी एफबीआई को कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने पीड़ितों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ न मिला। अंत में एफबीआई ने यूनाबॉम्बर के सिर $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपये का इनाम रख दिया ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। इसके बावजूद बरसों तक ये केस यूं ही बना रहा। फिर 1935 में एक रोज न्यूयॉर्क टाइम्स आदि अखबारों के पास यूनाबॉम्बर का खत आया। खत के साथ एक मैनिफेस्टो था और थी एक धमकी, यदि इसे छापा नहीं तो हमले जारी रहेंगे। मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर नाम से लिखे इस घोषणा पत्र में टेक्नोलॉजी के खतरे से आगाह किया गया था। लिखने वाले ने लिखा था, औद्योगिकी क्रांति के चलते इंसान तकनीक पर निर्भर हो गया है और उसने अपनी आजादी खो दी है। लोगों को इस खतरे के प्रति जगाने के लिए धमाका जरूरी है। एफबीआई किसी आतंकी की मांगें स्वीकार नहीं करना चाहती थी, फिर भी तय हुआ कि मैनिफेस्टो छापा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैनिफेस्टो में लिखी बातों और लेखनी के तरीके से शायद कोई उसे पहचान जाएगा। मैनिफेस्टो छपा और जैसी एफबीआई को उम्मीद थी, किसी ने उसे पहचान भी लिया। डेविड कजिंस्की को मैनिफेस्टो की भाषा से एहसास हुआ कि उनका भाई ऐसी ही बातें करता था, जिसका नाम था टेड कजिंस्की, यानी गणित का वही जीनियस जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में आसरा बना लिया था और अब वो लोगों को बम भी भेज रहा था। डेविड कजिंस्की हालांकि सीधे एफबीआई के पास नहीं गए। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और मामले की छानबीन की। 6 महीने में पूरी जानकारी इकट्ठा कर वो एफबीआई के पास पहुंचे। एफबीआई ने अपनी तरफ से टेड के पुराने लेखन से मैनिफेस्टो का मिलान किया। अंत में जब पक्का हो गया कि टेड कजिंस्की ही यूनाबॉम्बर है, उसे पक डीडीएचने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन इसी बीच एक न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित कर दी कि यूनाबॉम्बर पहचाना जा चुका है और टीवी पर उसके भाई डेविड की पहचान भी उजागर कर दी गई। रातों रात पुलिस कजिंस्की के जंगल वाले ठिकाने पर पहुंची और उसे पकड़ डीडीएच लिया गया। उसके पास से बम बनाने का सामान और दस्तावेज मिले, जिससे पक्का हो गया कि वही यूनाबॉम्बर है। टेड कजिंस्की के आतंकी बनने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि जब वो हार्वर्ड में पढ़ रहा था, उसने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में हिस्सा लिया था। इस दौरान उसे रोज गालियां दी जाती थीं और बाद में चेहरे पर आने वाले हाव भावों का वीडियो उसे दिखाया जाता था। संभवतः इसका उसके मन पर गहरा असर पड़ा था, जिसके चलते लोगों से मिलने, बात करने में उसे दिक्कत आती थी। सेक्स को लेकर भी उसके मन में विकार पैदा हो गया था। जिन महिलाओं को वो पसंद करता था, उनसे बात नहीं कर पाता था और इसी के चलते उसने मन में आधुनिक समाज के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। यूनाबॉम्बर की कहानी का अंत कैसे हुआ? 4 मई 1998 के रोज टेड ने अपने सारे अपराध स्वीकार किए और रोज अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन यूनाबॉम्बर की 10 जून को मौत हो गई। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना जेल में 81 वर्षीय कजिंस्की ने दम तोड़ा और जंगल में बना उसका कैबिन एफबीआई के म्यूजियम में रखा हुआ है। इस प्रकार यूनाबॉम्बर की जीवन कहानी का अंत हो गया। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।